हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग के बारे में, जिसे हम प्रतिदर्श या न्यादर्श को भी कहते हैं। कई कई जगह आप देखेंगे, बहुत सारी बुक्स में इसको न्यादर्श भी बोला जाता है, इसको प्रतिदर्श भी बोला जाता है। प्रतिदर्श, न्यादर्श बात एक ही है और इंग्लिश में इसे सैंपल कहते हैं। ठीक है। प्रतिदर्शन, न्यादर्शन और सैंपलिंग ये अलग चीज़ हैं। जो प्रोसेस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए की जाती है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे हम सैंपलिंग कहते हैं, उसे न्यादर्शन कहते हैं, उसे प्रतिदर्शन कहते हैं। ठीक है। इतना आपको समझना होगा, सैंपल और सैंपलिंग में ये डिफरेंस है। कुल मिला के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जिस विधि का, जिस तरीके से हम उसको कलेक्ट करते हैं, वो सैंपलिंग कहलाती है। अब बात आती है इसको व्यवहार परक तरीके से समझने की, कि सैंपलिंग वास्तविकता में क्या है, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, कुछ टाइप होते हैं। उन टाइप को हम इस व्यवस्थित तरीके से वीडियो में समझेंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछा जाता है। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट के अलावा जितने भी एग्जाम आपके होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ पर ये समझ लीजिए सैंपल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए समझना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने सैंपल को समझ लिया कि सैंपल क्या है, तो बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ी, कह सकते हो कि रिसर्च का बहुत बड़ा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। इस एक वीडियो में हम पूरे एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। एक चैप्टर का मतलब पूरे सैंपल को कलेक्ट, जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम जो भी विभिन्न विभिन्न प्रकारों का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी जो जितने भी प्रकार होते हैं सैंपल के, उन सभी प्रकारों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट टाइप हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्यवहार परक शोध, बिहेवियरल रिसर्च, चाहे प्रयोगात्मक हो या अप्रयोगात्मक, उसमें एक जीव संख्या से चुने गए कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं के आधार पर शोधकर्ता एक अनुमान या निष्कर्ष पर पहुंचता है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, जीव संख्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से ही हम जो है सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अब सैंपल कलेक्ट करने के हमारे कुछ अपने पैटर्न हो सकते हैं। आगे चल के एक लाइन और दी हुई है, जीव संख्या, पॉपुलेशन या समष्टि, यूनिवर्स भी कहा जाता है। इन दोनों में, पॉपुलेशन में और यूनिवर्स में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम आगे चल के समझेंगे। पॉपुलेशन से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिसकी पहचान करके रखता है। क्योंकि जो शोधकर्ता होता है, जहां से वो सैंपल कलेक्ट करता है, उसके पहले उसे डिफाइन करना होता है जो सैंपल उसने कलेक्ट किया वो किस पॉपुलेशन से लिया, उसका यूनिवर्स कौन सा था, यूनिवर्स से जो पॉपुलेशन जुड़ा वो पॉपुलेशन क्या था, और जिसके बाद जो सैंपल आपने कलेक्ट किया तो उसको डिफाइन करना पड़ता है। उसे पॉपुलेशन भी डिफाइन करके पहले से रखता है। बगैर डिफाइन किए हुए सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकता किसी भी पॉपुलेशन से। अब बात आती है कि जो पॉपुलेशन है वो कितने प्रकार की होती है और किस तरीके की होती है। पॉपुलेशन को मुख्यतः दो प्रकार माने जाते हैं, परिमित जो पॉपुलेशन और जो है अपरिमित पॉपुलेशन। परिमित जो जीव संख्या होती है जिसे फाइनिटी या फिनिट पॉपुलेशन कहते हैं। परिमित जीव संख्या वैसी जीव संख्या को कहते हैं जिसे के जो सदस्य होते हैं, जिसमें जो सदस्य होते हैं, वो जो है जिनको गिना जा सकता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। और जो इनफाइनिटी पॉपुलेशन होती है उसको हम जो है काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी महाविद्यालय में स्टूडेंट्स की संख्या, ठीक है, स्टूडेंट्स की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी परिमित पॉपुलेशन हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट की जो संख्या है वो आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेड होती है। क्योंकि वहाँ का जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट होता है, प्रशासनिक जो भवन होता है, जहाँ पर इन सभी चीज़ों का ब्यौरा रखा जाता है, उन्हें पता होता है कि किस स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स हैं, बीएड में कितने हैं, एमएड में कितने हैं, बीए में कितने हैं, बीएससी में कितने हैं, बीकॉम में कितने हैं, मास कम्युनिकेशन में कितने हैं, या फिर कह सकते हो और भी जो कोर्सेज चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उसमें कितने कितने छात्रों का नामांकन निश्चित होता है। अब बात आती है इनफाइनिटी पॉपुलेशन की। नदी में मछलियों की संख्या हो जाएगी, है ना, या फिर आकाश में तारों की संख्या नहीं काउंट कर सकते। ये हो जाएगा आपका इनफाइनिटी पॉपुलेशन। हम मुख्यतः अगर बात करते हैं अपने बिहेवियरल रिसर्चेज में, एजुकेशनल रिसर्चेज में, परिमित जीव संख्या का इस्तेमाल करते हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन या फाइनाइट पॉपुलेशन को हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें पता होता है, हम डिफाइन कर पाते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है और कितनी है, और जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके की है,
ये हमें ध्यान देना होता है, उसको समझना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे समजातीय जीव संख्या, और इसके जो कुछ और भी टाइप हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, जैसे कि समजातीय होमोजीनियस पॉपुलेशन के शब्द से आप समझ रहे होंगे, जिसमें जो गुण हैं एक जैसे हों। जैसे कि अध्ययन के लिए जो चुने गए गुण का मान प्रत्येक इकाई में एक ही होता है, समजातीय पॉपुलेशन कहलाते हैं। जैसे कि चावल या रक्त, चावल या रक्त का मतलब है, आपने देखा कि अगर आपको चावल पकाना है, ठीक है, महिलाएं जैसे कि घर में चावल पकाया करती हैं, पुरुष भी पकाने लगे, अब तो लॉकडाउन चल रहा है या फिर लॉकडाउन का सीजन है, पुरुष भी पका लेते हैं घर पे। तो जब चावल पकाते हैं कुकर में, है ना, अब तो कुकर चल गया, तो पहले कुकर नहीं हुआ करते थे, तो पहले क्या होती, भगोनी टाइप में हुआ करती थी, उसमें चावल डाल दिया, पानी डाल दिया, और अगर चेक करना है कि पका या नहीं पका, तो एक चावल निकालते थे आप, एक चावल निकाला, उस एक चावल को दबा के देख लिया, उसको मैश करके देख लिया कि पका या नहीं पका। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, अब क्या होता है, कुकर में आपको पता है कि 2 सीटी आने पे जो है जो चावल है वो पक जाता है। आपने देखा कि जो पॉपुलेशन जो एक चावल में जो गुण होंगे कच्चे या पकने के, वही गुण और भी चावलों में होंगे जो आपने आधा किलो या 250 ग्राम या 100 ग्राम चावल पकाया, है ना। जो रक्त का एक बूंद है, वही पूरे आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसको क्या करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, उसको उसको रिप्रेजेंट करती है। होमोजीनियस उसमें गुण पाए जाते हैं, जो एक बूंद में है वही पूरे बॉडी में है, जो आपका रक्त बह रहा है वो उसी को प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरीके से जो आपने एक चावल निकाला किसी भी बटलोई से, किसी भी भगोने से, किसी भी कुकर से, तो जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा पूरे उस कुकर का, अगर एक चावल पक गया तो उसका मतलब हो जाता है कि पूरे चावल पक गए होंगे, और ऐसा होता भी है ना। तो ये हो जाता है आपका समजातीय पॉपुलेशन। इसके बाद आता है आपका विषम जातीय पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, जब चर का मान अलग अलग बदलता रहता है। भाई घर में 4 लोग हैं, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके की बात आ जाती है कि जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है वो जो है उनके विचार अलग होते हैं, उनकी धारणाएं अलग होती हैं। अब हम बात करते हैं न्यायाधीश के अपने जो कुछ स्टेजेस की, कि अगर हम जो है किसी भी पॉपुलेशन से अगर जब सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उसे सैंपल कलेक्ट करने से पहले जो शोधकर्ता होता है, रिसर्चर होता है, उसे किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आता है यूनिवर्स, ये आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, आपको यूनिवर्स नहीं बताया गया होगा कभी। अगर आपने कभी कुछ बुक्स में पढ़ा होगा तो ठीक है, पर शायद ये कि किसी कॉलेज में आपको पढ़ाया गया हो कि यूनिवर्स से आप पॉपुले अपने यूनिवर्स से आप जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो स्टेप होता है यूनिवर्स होता है। इसके बाद आता है आपका यूनिवर्स के बाद आता है आपका पॉपुलेशन। पहले नंबर पे आएगा आपका समग्र जिसे यूनिवर्स कहते हैं। इसके बाद आता है आपका पॉपुलेशन। इसके बाद आता है आपका आमंत्रित न्यायाधीश। इसके बाद आता है स्वीकृत न्यायाधीश। इसके बाद आता है आपका डेटा प्रोड्यूसिंग सैंपल। सबसे पहले आप क्या करते हो, जो आपको सैंपल कलेक्ट करना है उसको आपको देखना होता है कि आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इसके बाद यूनिवर्स का मतलब होता है कि जहां आपकी पहुंच हो सकती है, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या है, सॉरी, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब है कि जो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उस जो वेरिएबल आपने लिए थे उससे संबंधित, ठीक है। और पॉपुलेशन का मतलब उस वेरिएबल के को ध्यान में रखते हुए जो सैंपल आप कलेक्ट करने जा रहे हैं, उस यूनिवर्स में से वो पॉपुलेशन आपके उसके अंदर आ जाती है। मतलब कह सकते हो कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा भाग है, उसके अंदर एक छोटा सा भाग होता है आपका पॉपुलेशन। क्योंकि आपकी पहुंच जहां तक हो सकती है वो आपका पॉपुलेशन कहलाता है। मान लीजिए आपको जो है किसी भी चर को लेके काम करना है, आपने देखा कि यूपी कोई भी रिसर्चर है, अगर वो चाहे तो यूपी को लेके काम कर रहा है या फिर बहुत बड़े ब्रॉड एरिया में काम कर रहा है, क्योंकि जो रिसर्चेस की जाती हैं ब्रॉड एरिया में, उसका एरिया थोड़ा सा अपना पहले से निर्धारित करना पड़ता है उसे। तो यहाँ पर उसने कर लिया कि यूपी के किसी भी चर को लेके काम करना चाहता है, मान लीजिए विद्यालयों को लेके काम करना चाहता है। अब क्या होगा, इतने सारे जिले हैं,
उन सभी जिलों में बहुत सारे विद्यालय हैं। मान लीजिए वो पता करना चाहता है कि प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति है। अब इतने सारे विद्यालय हैं, हर जिले में सैकड़ों की संख्या में विद्यालय हो सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में नहीं तो कम से कम 2 नंबर की संख्या में तो हो ही सकते हैं, 50, 60, 70 विद्यालय हो सकते हैं। हर गांव में एक विद्यालय होता है आज के समय में। तो इतने आपका जो यूपी है वो यूनिवर्स हो जाएगा। उस उन जिलों में से आपने जिन जिलों को चुन लिया वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा, और जो आपने जिन जिलों को चुन लिया वो पॉपुलेशन बन गया। उन सभी को आपने क्या किया, आमंत्रित किया कि भाई हमसे जो आप जुड़ के हमारे डेटा को, हम डेटा कलेक्शन में हमारी मदद करें, तो वो आपका हो जाएगा इनवाइटेड सैंपल। और आपने इनविटेशन दिया, जैसे कि आप आपके घर पर कोई प्रोग्राम होता है आप उसे इनवाइट करते हैं, और कुछ लोग आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और वो आते भी हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेप्टिंग सैंपल। और इसके बाद जो आते हैं, आने के बाद कुछ रायता फैलाते हैं, शादी में कुछ आके कुछ लोग रायता फैलाते हैं, तो वो लोग आपका डेटा कलेक्शन में मदद नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो 5वें नंबर पे जो आपका लास्ट में निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंकड़े प्रस्तुत करने वाले न्यायाधीश। इसका मतलब है, मान लीजिए आपने कोई सैंपल कलेक्ट किया, वहाँ से आपने जो है क्वेश्चनर बनाया था, आपने क्वेश्चन सबको बांट दिया, और क्वेश्चनर में कभी कभी क्या होता है, या शेड्यूल हुआ, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उन उस जो क्वेश्चन को आप हटा देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरे रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है, या कुछ अधूरा भर देते हैं, गलत भर देते हैं, तो वो हट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपने इनवाइट किया, एक्सेप्ट वो माना जाएगा जिसने आपका फॉर्म फिल जिसने आपका इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। इसके बाद डेटा प्रोड्यूसिंग सैंपल से वो होंगे जो वास्तविकता में आपसे जुड़े, आपको डेटा उन्होंने दिया। ये सैंपलिंग की एक अपनी स्टेजेस हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल तरीके से मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था आपके किसी भी प्रोग्राम को। घर में जो भी आप प्रोग्राम इनवाइट करते, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सभी लोगों में बहुत से लोगों को पहले आप देखते हैं कि हमारा तो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारा हमारा जो स्टाफ है, वो अब आपके लिए यूनिवर्स बन जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को आप बुलाते हैं, वो पॉपुलेशन बन जाएगा। उन लोगों में से कुछ लोगों को आपने आमंत्रित किया, वो आपका इनवाइटेड सैंपल हो जाएगा। और जो लोग आपके यहाँ आए वो आपके लिए एक्सेप्टिंग सैंपल हो जाएगा। और जो लोग आए थे उन्होंने बखूबी अच्छे से काम किया, आपकी हेल्प की और आपको अप्रिसिएट किया, तो वो आपके लिए डेटा प्रोड्यूसिंग सैंपल हो जाएंगे। कुछ रायता फैलाते हैं वो उससे हट जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल तरीका है न्यायाधीश को समझने का। अब इसके बाद आता है न्यायाधीश की विशेषताओं के बारे में। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपलिंग, तो उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जिनको समझना सिंपली हम इसको जो है टिक मार्क करके समझ के चलेंगे। प्रतिदर्श एक निश्चित संख्या में जीव संख्या से चयन किया गया सदस्यों का समूह होता है, क्योंकि हमने अभी हमने यहाँ पर बात की थी, जो पॉपुलेशन से ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, उसको जो है लेते हैं। न्यायाधीश में जो है रिप्रेजेंटेटिवनेस का गुण होता है, क्योंकि बटलोई से हमने जो चावल निकाला था, कुकर से जो चावल निकाला था, भगोनी से जो चावल निकाला था, पूरी भगोनी को प्रदर्शित करता है। ब्लड का जो सैंपल छोटा सा लिया जाता है, पूरे ब्लड को का जो है अपना प्रतिनिधित्व करता है, उसका रिप्रेजेंट करता है। समय, श्रम और धन का मितव्यय, कम समय में पूरी पॉपुलेशन की जानकारी मिल जाती है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन पे काम नहीं किया जा सकता, सैंपल पे काम कर लेते हैं। यादृच्छिकरण, इसे कहते हैं रैंडमाइजेशन, क्योंकि रैंडमाइजेशन की जो टेक्निक्स होती है उसके आधार पे हम सैंपलिंग को कर लेते हैं, पक्षपात से मुक्त होता है। प्रतिचयन की अशुद्धियाँ जो भी हम सिलेक्शन करते हैं उसमें जो कमियां होती हैं वो कमियां इसमें नहीं आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीव संख्या में समजातीयता जो होमोजीनियस गुण होते हैं, समजातीयता के जो गुण होते हैं वो जो है सैंपल में पाए जाते हैं, एक अच्छे सैंपल में पाए जाते हैं, क्योंकि जिसमें होमोजेनिटी के गुण नहीं है वो एक अच्छा सैंपल नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रतिदर्शन के प्रकारों की। सैंपल क्या है, टाइप्स ऑफ सैंपल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ सैंपल में मुख्यतः जो सैंपल होते हैं वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला आपका संभावित प्रतिदर्शन और असंभावित प्रतिदर्शन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो क्या है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे, समझेंगे। जो संभावित प्रतिदर्शन है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, वैसे प्रतिदर्शन को कहा जाता है जिसमें जीव संख्या के सदस्यों की जो प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है। मतलब जो पॉपुलेशन है
वो जो है पहले से हमें पता होती कितनी है, उसमें से हमारा सैंपल कलेक्ट किया जाता है। आइडियली संभावित प्रतिदर्शन में शोधकर्ता को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले पॉपुलेशन और या जो यूनिवर्स है जिसमें से जो सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है उसका आकार अवश्य पता हो, सैंपल कलेक्ट पता होना चाहिए। जो सैंपल का साइज पता होता है तो वह जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे नंबर का पॉइंट जो है वो बताता है कि प्रतिदर्श को वांछित संख्या निर्दिष्ट हो कि हमें कितना सैंपल कलेक्ट करना है। जो पॉपुलेशन से जो सैंपल लेना है वो कितना लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरे नंबर पे बात आती है जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर बराबर हो या कम से कम अवश्य शोधकर्ता को ज्ञात हो। जैसे कि मान लीजिए घर पे आप लोग जो है लूडो खेलते हैं, इस समय लूडो खेल रहे होंगे आप लोग, है ना। जो पासा होता है, पासे में उसकी जो 6 सतह होती है, उसमें से कोई भी सतह जब आप उसको लूडो के पासे को फेंकते हैं उसमें से कोई भी सतह आ सकती है। ये रैंडमली होती है, ये है ना। आपको सबसे अच्छे से पता होता है कि कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी यही है कि जो पॉपुलेशन है, जितने भी मेंबर्स उसमें हैं, उनमें से किसी को भी सैंपल के रूप में कलेक्ट किया जा सकता है, सैंपल के रूप में लिया जा सकता है। ये बात यहाँ पर 3 बातें ध्यान देनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये इंपॉर्टेंट होती हैं। संभावित जो प्रदर्शन होता है उसके कुछ प्रकार होते हैं जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आता है आपका साधारण यादृच्छिक सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और एरिया एंड क्लस्टर सैंपलिंग हो जाता है, रैंडम नंबर सैंपलिंग, डबल सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ये जो है आपके सैंपलिंग में आ जाते हैं। इसके बाद कुछ और भी सैंपलिंग के प्रकार होंगे, उनके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अगर अभी हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, अब हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, असंभाविता प्रतिदर्शन की। असंभाविता जो प्रतिदर्शन होता है वैसी प्रतिदर्शन परियोजना है जिसमें जीव संख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की जो संभावना ज्ञात नहीं होती है। जो पॉपुलेशन है उसे नहीं पता होता है कि जो पॉपुलेशन है वो कितना बड़ा है। इसके अलावा इस तरह की प्रतिदर्श में शोधकर्ता पॉपुलेशन को स्पष्ट पहचान करने की चिंता भी नहीं रखता। वो सिर्फ अपने आवश्यकता अनुसार, जो उसकी फीलिंग है, जो उसकी इच्छा शक्ति है, उसके अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर लेता है और प्रतिदर्श को तैयार कर लेता है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? समय, श्रम और धन की बचत हो जाती है। क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन कहाँ से होगा, कितना बड़ा होगा? क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी होती हैं जहाँ पर बगैर किसी पॉपुलेशन को ध्यान में दिए हुए इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं और अपने प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं रिसर्च की। अब इसके भी अपने कुछ प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार बताया गया है कोटा सैंपलिंग, एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग, क्रमबद्ध प्रतिदर्शन सैंपलिंग जिसे सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं, हिमकंदों की स्नोबॉल सैंपलिंग, संतृप्त प्रतिदर्शन सैंपलिंग, स्ट्रेशन सैंपलिंग, डेंस सैंपलिंग। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल है या सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग की। सिंपल रैंडम जो सैंपलिंग है वैसे प्रतिदर्शन को कहा जाता है जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर बराबर होती है। क्योंकि ये पहले ही से आपको बताया गया था कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ये प्रकार है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो गुण है वही इसके सब प्रकारों में होंगे। साथ ही किसी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन को प्रभावित नहीं करता है, स्वतंत्र होता है, कोई भी चयनित हो सकता है और किसी भी तरीके से चयन किया जा सकता है। इसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो समान संभावना, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। जितने भी प्रतिदर्शन में सम्मिलित किए जाने वाले सदस्य हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी लोग हैं, वह जो है कोई भी उसमें सेलेक्ट हो सकता है, उसमें किसी को भी चुना जा सकता है। फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस होता है। वो इस तरह के जो प्रतिदर्शन में जीव संख्या के किसी भी एक सदस्य का चयन ना तो दूसरे सदस्य के चयन को प्रभावित करता है और ना ही दूसरा सदस्य को चयन को प्रभावित कर पाता है। मतलब ना तो स्वयं प्रभावित होता है और ना ही वह दूसरे को प्रभावित कर पाता है। ये बातें आपको ध्यान देना होगा। 2 बातें यहाँ पर आई हैं, पहला समान संभावना, दूसरा स्वतंत्रता। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में
पाया जाता है, स्वतंत्रता या समान संभावना इस तरीके का बन जाता है। यहाँ पे एक मैंने आपको एक नोट डाला है, फुट नोट कह सकते हो उसको। जब कोई प्रतिदर्श का रैंडमली चयन नहीं हो पाता तो इस तरह के सैंपल को पूर्वग्रसित प्रतिदर्श कहा जाता है। क्योंकि जब कोई सैंपल अगर रैंडमली सेलेक्ट किया गया है तो उसमें किसी भी प्रकार की वाइजनेस की संभावना नहीं रहती, पूर्वग्रसित नहीं होता। जबरदस्ती किसी को डाल दें, जैसे कि मान लीजिए आपने टॉस किया या पर्ची से आपने जो है कोई टीम बनानी है, आपको 2 टीम बनानी है स्कूल में, कॉलेज में, फुटबॉल की टीम या वॉलीबॉल की टीम बनानी है, बहुत सारे बच्चे हैं, सभी अच्छा खेलते हैं। अब आपको नहीं पता किसको सेलेक्ट किया जाए, है ना, क्योंकि एक तो होता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको चयनित करना, उनकी टीम बनाना, सभी अच्छे खेलते हैं, अब किसको चयन किया जाए किसको नहीं किया जाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, पर्ची डाल देते हैं, पर्ची सिस्टम, जैसे आपने बचपन में खेला होगा 16 पर्ची, है ना, तो वही कर देते हैं, पर्ची आप बना देते हैं, एक बॉल, एक थोड़ा सा कटोरा लेते हैं या नीचे डालते हैं, टेबल पर डाल देते हैं, उन बच्चों के नाम लेके आपको सेलेक्ट करना है 6 लोगों को, और आपने पर्ची डाल दी 10। अब कोई भी सेलेक्ट हो सकता है उसमें से, है ना, उन 10 में से किसी का भी नंबर आ सकता है। लेकिन आपने क्या किया, जो चालाक किस्म के टीचर होते हैं और अपने चापलूस छात्रों की मदद कर देते हैं, एक पर्ची जबरदस्ती थमा दी, है ना, तो वो हो जाता है वाइसनेस सैंपल। तो यहाँ पे वो काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की, जिसे स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन कहते हैं। यह एक वैसी प्रविधि है जिसमें कुछ ज्ञात विशेषताओं के आधार पर प्रतिदर्शन के जो प्रतिदर्श उसका चयन करने की हम कोशिश करते हैं। ये जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो समानुपाती प्रोपोर्शनेट, दूसरा हो जाता है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। जो समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन है, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जिसे हम कहते हैं, वैसी प्रतिदर्शन परियोजना है जिसमें शोधकर्ता जीव संख्या की खास विशेषता या स्तर का पता लगाकर प्रतिदर्श में व्यक्तियों का चयन भी उसी विशेषता या स्तर के समानुपात में करता है। पॉपुलेशन को जब किसी एक विशेषता के आधार पर उसे कई स्तरों में बांटा जाता है तो इस साधारण सिंपल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। परंतु जब एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर उसे कई स्तरों में डिवाइड किया जाता है तो उसे हम जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब है, मान लीजिए आपको सैंपल 100 लोगों का लेना है, ठीक है, आपके विद्यालय में कुछ बच्चे आर्ट्स के हैं, कुछ बच्चे साइंस के हैं, कुछ बच्चे जो है कॉमर्स के हैं। अब उसका 10% आपको क्या करना है, डेटा लेना है, और डेटा के रूप में, या फिर कह सकते सैंपल लेना है। तो एक तो होता है कि मिक्स कर दिया सबको, अब ले लिया जितना जिसका आना, तो इसमें क्या होता है, किसी का प्रतिनिधित्व तो ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो पाता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने देखा कि 1000 टोटल बच्चे आपके 1000 हैं, इसमें से 300 जो है आर्ट्स के हैं, 800 जो है, सॉरी 500 जो है आपके जो है साइंस के हो गए, तो कितना हो गया आपका, 5 3 8 हो गया, और 200 हो गया आपका कॉमर्स का। अब इसमें से तीनों जो आपके स्ट्रीम है उनका 10% ले लिया, तो आपका क्या हुआ कि सब में आपका प्रतिनिधित्व हो गया सभी, और सैंपल जो होगा आपका 10% निकल गया जाएगा आपका 100 लोगों का। इस तरीके से कर देते हो, क्योंकि इसमें स्टार्टर बना देते हो आप, कुछ भाग बना देते हो, स्तर बना देते हो। असमानुपाती में क्या करते हो, वही इसका अपोजिट कर देते हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर जो है इस तरीके के स्ट्रैटा बनाने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता पॉपुलेशन को पहले कुछ ज्ञात गुणों के आधार पर कई स्तरों में बांट लेता है, फिर बाद में उसे यादृच्छिक रैंडमली प्रत्येक स्तर के कुछ व्यक्तियों का चयन कर प्रतिदर्श का चयन कर लेता है। इस तरह के प्रतिदर्श में चुने गए व्यक्तियों की जो संख्या है पॉपुलेशन को समानुपात में नहीं होती, क्योंकि जो उसके लोग हैं जो वहाँ पर लिए गए रैंडमली लिए जाते हैं, वहाँ से जो डेटा लिया जा रहा है वो रैंडमली लिया जा रहा है, कोई भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। इसमें जो है थोड़ी सी वही प्रॉब्लम आ जाती है, किसी वर्ग से कुछ ज़्यादा लोग आ जाते हैं, किसी वर्ग से कुछ कम लोग आ पाते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि किसी विद्यालय में 1000 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 600 जो है गर्ल्स हैं और 400 बॉयज़ हैं। आपने उन्हीं लोगों को पॉपुलेशन के रूप में लिया,
अब होना क्या चाहिए था, आपका 10-10% होना चाहिए था, 60-40 होना चाहिए था, लेकिन 60-40 ना हो कि 50-50 भी हो सकता है। और यही जो है पता चले कि यहाँ पे गर्ल्स का 60 हो जाए, बॉयज़ का 40 हो जाए, या बॉयज़ का 40 हो जाए और उसका गर्ल्स का 60 हो जाए। तो ये भी संभावना रहती है, क्योंकि रैंडमली कोई भी आ सकता है वहाँ पर, तो खुला होता है। तो इस तरीके की यहाँ पे डिफरेंस रहता है इन चीज़ों में। आपको सब थोड़ा सा समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब बात आती है इस तरह की जो सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के ज्ञात गुणों के अनुसार उसे कई स्तरों में बांट लिया जाता है। इस तरह की प्रतिदर्शन में जीव संख्या के प्रत्येक स्तर पर चयन रैंडमली होता है, और सबसे बड़ी बात है इक्वल वेटेज सबको दिया जाता है, कोई भी उसमें सेलेक्ट हो सकता है, किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर जो बनाए जाएंगे फिर बाद में उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, क्षेत्र सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग। बात एक ही है, कभी कभी एरिया बोल देते हैं, कभी कभी क्लस्टर बोल देते हैं, जिसे हम गुच्छ और क्षेत्र प्रतिदर्शन कहते हैं। जो क्षेत्र प्रतिदर्शन है वो सिंपली हम कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में मैं आपको पहले बाद में बता दूंगा, पहले इसको भाषा उसको समझ लेते हैं क्या है। क्षेत्र प्रतिदर्शन या गुच्छ प्रतिदर्शन एक ऐसी संभावित प्रतिदर्शन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विधि है जिसका उद्भव कृषि शोधों में से हुआ था, जो एग्रीकल्चर रिसर्चर्स होती हैं वहां से हुआ था, फिर बाद में जो बिहेवियरल रिसर्चर्स होती हैं वहां पर जाके ये लोकप्रिय हो गई, और सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग जो है सर्वे शोध में किया जाने लगा। जहाँ पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है, उसमें से कुछ लोगों को हम जो है उसके क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे होते हैं, लेकिन हमें जब सैंपल कलेक्ट करना होता है वहाँ पर हम क्लस्टर सैंपलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। अब क्लस्टर सैंपलिंग को अगर हम छोटे से सिंपल वर्ड्स में समझें तो आप समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को शोध करना है ऐसे कार्य पर जिसका सैंपल बहुत बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था, यूपी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यूपी में 75 जिले हैं। अब 75 जिलों पे तो काम करना संभव नहीं है ना। अब 75 जिलों में उसने क्या किया कि 10 जिलों को चुन लिया। अब 10 जिलों में से भी किसी शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करना जा रहा है कोई, तब क्या करेगा, उन 10 जिलों में से भी किसी एक जिले के विद्यालयों को चुन लेगा, सभी विद्यालयों को। तो एक क्या हो गया, क्योंकि उसके विद्यालय जगह जगह फैले होंगे, उन सभी विद्यालयों को उस तक पहुंच उसकी नहीं हो पाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो क्लस्टर ले लेगा, किसी भी एक बड़े से जिले को चुन लेगा, उसमें जितने भी विद्यालय होंगे उन्हीं विद्यालयों में काम करना शुरू कर देगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो सबके ऊपर अप्लाई कर देगा। ये क्लस्टर में इसका एक उदाहरण है। गुच्छ जो प्रतिदर्शन होता है, जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है, जिसका प्रयोग सर्वे शोध में अधिक होता है, इकाइयों के या सेटों के उपसेटों का क्रमिक यादृच्छिक प्रतिदर्शन होता है। क्लस्टर सैंपलिंग में चयन किए गए व्यक्तियों के गुच्छ प्रतिदर्शन की विशेषताओं को जानना आसान होता है। इन गुणों को जान लेने से एक गुच्छ से प्राप्त निष्कर्ष को दूसरे गुच्छ पर विश्वास से लागू किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ही है, जैसी व्यवस्था वहाँ होगी वैसी सब जगह होगी, ऐसा वो मान के चलता है, और अक्सर ये परिणाम उसके पॉजिटिव भी आते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग में लचीलापन का गुण पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि काम करना था उसे पूरे यूपी में, उसने 10 जिलों को चुना, 10 में से भी एक को चुन लिया, और इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर पाई जाती है। समय, श्रम और धन की बचत हो जाती है, क्योंकि अगर वो सभी 10 जिलों में सभी विद्यालयों में जाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बहुत ज़्यादा समय लगता, बहुत ज़्यादा धन लगता, लेकिन अब उसने एक जिले को चुना, सभी विद्यालयों पर काम करना शुरू कर दिया। इसमें जो है सैम्पलिंग एरर की भी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्लस्टर सैम्पलिंग का प्रयोग लार्ज सर्वे और स्मॉल सर्वे दोनों में ही किया जाता है, क्योंकि जब लार्ज सर्वे है कोई बहुत बड़ा सर्वे शोध है तब भी वहाँ कर सकते हैं, छोटे शोध में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोटा सैंपलिंग की। तो यह जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक प्रकार है, जिसमें जीव संख्या को उसकी विशेषताओं के अनुकूल कई स्तरों की पहचान कर ली जाती है, और इसके बाद जो शोधकर्ता होता है उसके प्रत्येक स्तर को आवश्यकता अनुसार अपने व्यक्तियों का चयन जो है मनमाने ढंग से रैंडमली कर लेता है। कैसे मनमाने ढंग से भी करेगा, क्योंकि वहां पर जो मनमानी ढंग से कर रहा है तो इसका मतलब वहां रैंडमली नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रैंडमली करने का मन मनमानी ढंग से ना करना, क्योंकि जो मनमानी ढंग से अगर वो कर रहा है इसका मतलब है कि जो डेटा है वो जो है इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान नहीं देना है उसे, क्योंकि
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहले बताया गया था 3 गुणों का होना आवश्यक है। उन 3 गुणों का में जो है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इससे उसका कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो आप कोटा सैम्पलिंग का एक प्रकार यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो सैंपल लिया जा रहा है वो रैंडमली ना लेके मनमानी ढंग से लिया जा रहा है। ये डिपेंड करता है कि जो रिसर्चर है उसे किन किन लोगों की कितने लोगों की आवश्यकता है, उन लोगों को अपनी तरफ खींचता है, मतलब अपने शोध में सम्मिलित करता है और उनसे अपना सैंपल के रूप में उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर रैंडमली इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैंने एक अभी छोटी सी मिस्टेक की थी, वो आपको ध्यान देना कि यहाँ पर जो डेटा है वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया जाता। कोटा प्रतिदर्शन एक तरह के नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें जीव संख्या के स्तरों जैसे यौन, प्रजाति, क्षेत्र, इस तरह के अन्य स्तरों के ज्ञान के आधार पर प्रतिदर्श को संख्याओं के रूप में चुन लिया जाता है। कि मान लीजिए किसी वर्ग के, किसी जो है क्षेत्र के इतने लोगों को चुन लिया, 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को चुन लिया। लेकिन वहाँ पर हम ये नहीं देखते कि वहाँ पर जो है सैंपल रैंडमली नहीं लेते, बस देख लिया कि विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं, ठीक है हमने ले लिया, इस तरीके से चुन लेते हैं। क्योंकि हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनमें कुछ खास विशेषताओं को हम जब देख लेते हैं तो उनको हम जो है मनमाने ढंग से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद आती है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग की। तो जो प्रासंगिक प्रतिदर्शन है जिसे सबसे अधिक स्थूल या अपक्व या जिसे रूढ़ माना जाता है, इसमें शोधकर्ता उन सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिदर्श में सम्मिलित करने के लिए चुन लेता है जो उसे सफलता या सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं। यह विधि काफ़ी हद तक कोटा सैंपलिंग के सम्मुखी मानी जाती है, उसके समान ही मानी जाती है, जहाँ सरलता और सुगमता से जो भी उसे सैंपल मिल रहा होता है उसको चुन लेता है। क्या सीधे सिंपल शब्द में आप समझ जाइए, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वहाँ पर 3 शर्तों की होना आवश्यक है जो आपने डिस्कशन किया था हमने। और यहाँ पर जो है जो भी सैंपल कलेक्ट किया जाता है उसमें जो है बाइसनेस ज़्यादा पाई जाती है, इक्वलिटी थोड़ी सी कम पाई जाती है, लोग बराबर हर सबको समान संभावना मिले ऐसी गुंजाइश बहुत कम होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी जो एक्सीडेंटल इंसिडेंटल सैंपलिंग होती है इसी को जो है सुअवसर प्रतिदर्शन जिससे अपॉर्चुनिटी पॉपुलेशन अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग भी कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग आपने पढ़ी होती है, इसका नाम आपने सुना होता है, लेकिन आपने जो है अपॉर्चुनिटी जो सैंपलिंग है उसको नहीं सुना होता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि इसको जो है अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। जो प्रतिदर्शन सैंपलिंग जब करते हैं तो यहाँ पे निश्चित तौर पे समय, श्रम और धन की जो बचत हो जाती है। ये जो पॉपुलेशन जो होता है उसी में से ही सभी को चुना जाता है। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन के अलावा किसी को भी चुन ले। बस इतना ज़रूर है कि हम जो सेलेक्ट करते हैं डेटा वो जो है, या फिर जो हम जहाँ से डेटा कलेक्ट करने के लिए सैंपल को चुन रहे हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो भी सुविधापूर्वक जो हमें सरलता से जो मिल रहा होता है उसको हम चुन लेते हैं, फिर उससे अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जिसमें सबसे प्रमुख विशेषता है कि जो हमारी मदद करने के योग्य हो, जो इच्छुक हो, जो आसानी से उपलब्ध हो रहा हो, हम उनको अपने सैंपल के रूप में चुन लेते हैं। पर्पसिव सैंपलिंग जिसे जजमेंटल सैंपलिंग भी कहा जाता है। पर्पसिव सैंपलिंग एक ऐसा सैंपलिंग मेथड है जिसमें शोधकर्ता उन व्यक्तियों को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित करता है जिन्हें वह यह समझता कि पॉपुलेशन का सही प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब ये जो सैंपलिंग मेथड ही है जिसके सबटाइप हम बात कर रहे हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार, ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर वो किन किन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जितने भी भाग आएंगे इसके वो यही कहेंगे कि आप जो चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। सबसे बड़ी बात है कि वो जो है इसके काम के लिए आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो, बस इतना ध्यान देना है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन वह है जिस स्वेच्छा से चुना जाता है क्योंकि इसमें जीव संख्या के प्रतिनिधित्व होने की अच्छा सबूत मौजूद होता है। क्योंकि आप कह सकते हो कि किसी विद्यालय को जब उसका चुनाव करते हैं तो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और आसपास के
जो वहाँ से सुझाव मिलते हैं उसके आधार पर ही आप जो स्कूल को सेलेक्ट करते हैं। स्कूल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा संबंध एजुकेशन से है, तो स्कूल ही हम यहाँ पर बार बार अपना वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी तरीके का सैंपल लेते हैं तो वहाँ पर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये जो सैंपल है वो आपका जो है आपके परिणाम सही देगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग की। क्रमबद्ध प्रतिदर्शन एक ऐसी प्रतिदर्शन परियोजना है, जैसे कह सकते हैं सैंपलिंग प्लान है, जिसमें रैंडमनेस का गुण पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी गुण पाए जाते हैं। क्योंकि इस तरह का जो सैंपलिंग मेथड होता है इसमें जो रैंडमनेस का जो गुण होता है वह भी पाया जाता है, पर उसमें कम कम पाया जाता है। क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से जो काम करना होता है उसमें जो है वो ये कहना चाहते हैं कि इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। कौन सा? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का भी। बस ये बात आती है कि हम जो है इसको जो है कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के रूप में मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में आता है, ना कि प्रोबेबिलिटी मेथड में। क्योंकि उनका मानना है कि हम यहाँ पर जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वह जो है जो रिसर्चर है उसकी सुविधा के अकॉर्डिंग हम सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं। बस डिपेंड करता है कि उसके अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं रैंडमनेस के। बच्चा जो भी वहाँ से सैंपल लिया जाएगा, ये ध्यान रखते हुए लिया जाएगा कि वहाँ पर जो डेटा है उसमें थोड़ा सा यादृच्छिकरण का गुण हो। बस इसी गुण की वजह से कुछ जो रिसर्चर है वो इसको जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रख देते हैं, ना कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, है ना। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रकारों के बारे में यहाँ पे चर्चा की। इसमें कुछ एक सैंपल का जो प्रकार है वो डबल सैंपलिंग, जिसमें दोहरा प्रतिदर्शन कहा जाता है। सैंपलिंग का कोई खास प्रकार नहीं माना जाता है इसे, बल्कि यह एक प्रविधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है जो विशेष परिस्थिति में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि सैंपल जो कलेक्ट किया उस सैंपल में से भी सैंपल दोबारा से सैंपल को कलेक्ट कर लेना, कह सकते हो कि क्लस्टर सैंपलिंग की तरह ये बन जाता है। और यहाँ पर मैंने दो बात एक ब्रैकेट में डाली हैं, वो है कि सैंपल साइज के बड़ा रहने पर जो सैंपलिंग एरर है उसकी संभावना कम होती है। साइज ऑफ द सैंपल और सैंपलिंग एरर में निगेटिव जो रिलेशन होता है। अगर सैंपल साइज बढ़ेगा तो सैंपलिंग एरर अपने आप कम होती चली जाएगी, लेकिन अगर सैंपलिंग एरर आपका बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे आपका जो सैंपल साइज है वो छोटा होगा। ये इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी शुद्ध होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके पूरे सैम्पलिंग जो टेक्निक्स हैं उनको पूरा करता है। और यहाँ से निश्चित तौर पे आप सभी तकनीक को समझ जाएंगे कि सैम्पलिंग क्या है, किस तरीके से इसे कवर करना है, किस तरीके से पढ़ना है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से इसको कवर करें, बार बार इसे सुने, समझें और उसकी पीडीएफ को बढ़िया अच्छे से कवर करने की कोशिश करें। आशा है कि ये जो वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।